हेलो एवरीवन, दिस इज राजू। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मनसबदारी प्रथा के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है बीए हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 5 कोर 11 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये अपनी जगह रखता है। इसके साथ साथ हम जागीरदारी प्रथा को भी इसमें कवर करने वाले हैं कि जागीरदारी प्रथा क्या थी और मनसबदारी प्रथा क्या थी, इनकी विशेषताओं को जानेंगे, इनमें कार्यों को जानेंगे और इसी प्रकार से हम दोनों टॉपिक को इसी वीडियो में लेकर चलेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मनसबदार और जागीरदार वर्ड को। तो मनसब जो है दोस्तों, मनसब को मैं एम से डिनोट करूंगा और जागीरदार को जो है मैं जे से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक है दोस्तों बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट करती है हमारे स्टडी में, तो हम इन टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो मनसबदार जो था एक प्रकार से पद था। क्या था? पद था, जिसको जो है जिसका प्रचलन जो है मुगल साम्राज्य ने किसने की थी? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। तो चलिए अकबर ने क्या किया था? अलग अलग राजपूत नीति को अपनाया था। इसने अपने राजपूत नीति में अलग अलग राज्यों को लूटा था और उन्हीं राज्यों को लूट कर मुगल साम्राज्य की स्थापना को सुदृढ़ किया। और मुगल साम्राज्य की स्थापना जब बाबर ने किया था तो उन्होंने भी क्या किया था? अलग अलग युद्ध किया था। तो युद्ध करने के बाद क्या होता था? युद्ध करने का रिजल्ट ये होता था कि ये क्या करते थे? अपने साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार करते थे, इनका विकास करते थे और इनका साम्राज्य बड़ा हो जाता था। और इसी प्रकार से इनके साम्राज्य की स्थापना तो हो जाती थी, इनके साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्र तो शामिल हो जाते थे, इनके साम्राज्य बड़े हो जाते थे। लेकिन इन्हीं साम्राज्य को अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या चीज की जरूरत थी? एक ऑफिसर की जरूरत थी। और उसी ऑफिसर के पद को हम कह सकते हैं मनसबदार। और इसी पद की जो प्रोसेस थी, इसकी जो सिस्टम थी, इसकी जो कहने का मतलब है कि या जो प्रथा थी, इसी को हम लोग मनसबदारी प्रथा कह सकते हैं। उदाहरणतः हम आपको एक उदाहरण के स्वरूप जो हम समझाना चाहेंगे कि यदि आपने एक स्कूल की स्थापना कर दी है, आपने इस स्कूल की स्थापना कर दी है, ठीक है, उस स्कूल का नाम आपने कुछ भी रख दिया। अब इस स्कूल में यदि आपके पास टीचर नहीं है तो ये स्कूल बिना काम का हो जाएगा। यानी कि इस स्कूल को चलाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अकेला प्रिंसिपल एक पूरे स्कूल को नहीं चला सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से एक अकेला अकबर जो है पूरे साम्राज्य को नहीं चला सकता था और इसीलिए उसने क्या किया था? अलग अलग व्यक्तियों को चुना था और अलग अलग व्यक्तियों को चुनने के साथ साथ जो है अपने प्रशासनिक कार्यों में इनको लगा दिया था। और उसने क्या किया था? इन व्यक्तियों को क्या किया था? सैनिक दे दिए थे। अपने क्या दे दिए थे? सैनिक दे दिए थे। और उन सैनिकों का देखभाल करना, इनको वेतन देना किनका काम था? इन्हीं मनसबदारों का काम था। ठीक है, तो ये क्या करता था? अकबर जो है अपने अंडर किसी व्यक्ति को चुनता था और उस व्यक्ति को जो है दोस्तों मनसबदार के पद के रूप में उसको पदस्थापित करता था। और वो मनसबदार जो है इसके अंडर, अकबर के अंडर रहकर वहां के सैन्य व्यवस्था को, सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चलाने का काम करता था। यहाँ के घुड़सवारों को, यहाँ के घोड़ों को चारागाह और अत्यंत जितने भी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करता था। ये सारे काम कौन करता था? मनसबदार करता था। और इसी प्रथा को हम कह सकते हैं मनसबदारी प्रथा। ठीक है, जागीरदार को थोड़ा सा अभी स्टॉप रखते हैं, पहले मनसबदारी को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक आपने समझा कि सम्राट ने क्या किया? एक व्यक्ति को चुना और धीरे धीरे ये जो क्या करता है? अलग अलग व्यक्तियों को चुनना चालू करता है, क्योंकि इसके साम्राज्य धीरे धीरे बड़े हो चुके थे। आज के जमाना में यदि हम इसकी तुलना करें दोस्तों, तो हमको एक एग्जाम्पल बहुत ही सटीक तरीके से देना बनता है कि आप यदि अभी के जमाने में पीएम को देख लें, पीएम जो हमारे पीएम कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या वे अकेले इस देश को चला रहे हैं? नहीं ना। उनके अंडर में यदि ये सेंट्रल लेवल के हैं तो इनके सेंट्रल लेवल के कैबिनेट मंत्री हैं और उसके साथ साथ इसके अंडर में जो स्टेट लेवल आता है, स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर होते हैं और इसके अलावा विधायक होते हैं और फिर इसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वार्ड पार्षद होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों क्या किया जाता था? मनसबदारों को चुना जाता था, जो क्या करते थे? मुगल साम्राज्य को अच्छे ढंग से, उसके प्रशासन को चलाते थे, यहाँ के सैनिकों का देखभाल करते थे, सैनिकों का वेतन जो है संभालते थे। इतना था दोस्तों मनसबदारी प्रथा में। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। ये जो पेज आपको दिख रहा होगा, ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये पेज है दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 का कोर 11 का 2019 से 22 सेशन का प्रिंट, जो कि पेज नंबर 40 में आपको स्पष्ट रूप में दिख रहा होगा। यहां है मनसबदारी प्रथा पर प्रकाश डालें। ये जो प्रश्न है आपको पेज नंबर 40 में दिख जाएगा। हालांकि ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सबसे पहला आप पॉइंट बनाइएगा। आपको, हम आशा करते हैं कि आपको मनसबदार समझ में आ गया होगा। ये एक ऑफिसर था और मनसब जो था एक पद था और एक ऑफिसर उसमें चुना जाता था, जो कि यहाँ के सैनिक व्यवस्था को क्या करता था? सुचारू रूप से चलाता था।
तो सबसे पहले आप इसकी भूमिका में लिखिएगा कि केंद्रीय प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने क्या किया था? अलग अलग वर्गों को, सामंत वर्ग, सेना, नौकरशाही, इन सभी चीजों को व्यवस्थित रूप में सही ढंग से चलाने के लिए इन सभी मनसबदार पद का क्या किया था? स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। सिंपल सी बात है, यदि मनसब का अर्थ को हम लोग समझना चाहें तो मनसब फारसी भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है पद, यानी कि सीट या पोस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोस्ट कह सकते हैं। जैसे स्कूल को चलाने के लिए टीचर, उसी तरीके से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए मनसबदार। ठीक है, तो अलग अलग मनसबदारों को अलग अलग तरीके से क्या किया जाता था? अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। कुल मिलाकर यहाँ 33 श्रेणियां थी। अधिकतर जगह पे आपको 66 श्रेणियां दिखेंगी, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब श्रेणियां से तात्पर्य क्या है दोस्तों? यदि हम कहें कि हम पुलिस लाइन में हैं, ठीक है, आज के जमाने से समझते हैं हम पुलिस लाइन में हैं, तो इसी पुलिस लाइन में जो है दोस्तों बहुत अलग अलग श्रेणी के ऑफिसर होते हैं। कुछ ए ग्रेड ऑफिसर होते हैं, कुछ बी ग्रेड ऑफिसर होते हैं, किसी के 1 स्टार होते हैं, किसी के 3 स्टार होते हैं। जैसे कि कोई एसआई होता है, कोई एसपी होता है, कोई डीएसपी होता है। इस तरीके से अलग अलग रैंक होते हैं ना, तो इन्हीं मनसबदारों के भी अलग अलग रैंक थे। तो इन जो मनसबदार थे, ये जो मनसबदार होते थे, उनके रैंकों के अनुसार इनको क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। और इनको जो रैंक तय किया जाता था वो दशमलव पद्धति के अनुसार किया जाता था, यानी कि ऐसे नंबर इनको दिए जाते थे जो कि 10 से डिवाइडेबल हो, यानी 10 से क्या हो? डिविजिबल हो, 10 से डिवाइड होने वाले, जैसे कि 10, 5000, इस प्रकार से इनको क्या दिया जाता था? रैंक दिया जाता था। तो ये था दोस्तों इनकी भूमिका। अगला टॉपिक आप बनाएंगे नंबर 2, जो आप लिखेंगे इस आंसर में, लिखेंगे मनसबदारों की श्रेणियां। तो चलिए समझते हैं मनसबदारों की जो श्रेणियां थी उसको ब्रीफ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो श्रेणियां थी उसको हम जात से क्या करते थे? कंपेयर करते थे। किससे करते थे? जात से। और इसके बाद हम सवारों से जो है, हम नहीं, मुगल साम्राज्य के शासकों ने क्या किया था? सबसे पहले जात से इनको कंपेयर किया, उसके बाद जो है दोस्तों सवार से इनको कंपेयर किया, यानी कि इसकी एक कह सकते हैं कि मनसबदारों को जात के आधार पर जो है क्या दिया जाता था? वरीयता दिया जाता था, उन्हें वैल्यू दिया जाता था। अब जात क्या होता था इसको थोड़ा सा समझते हैं। जात एक प्रकार से अंक होता था। क्या होता था? डिजिट होता था। ठीक है, ये 2 डिजिट से स्टार्ट होता था, जो कि 10 यानी नंबर से स्टार्ट होता था, और 5000 तक भी जा सकता था, और इससे ज्यादा भी जा सकता था, जो कि हमने अभी इसके ठीक ऊपर देखा था, जहां पे दारा सिकों को शाहजहां ने 40,000 मनसब दिया था। अब आप 40,000 जो मनसब है, 40,000 जात है, ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो एक जो सैनिक को, जो जैसे कि कितने सैनिक इसके अंडर में रहेंगे, तो परफेक्ट जो है उसको एक नंबर दिया जाता था। किसी भी व्यक्ति को जिसको मनसब बनाया जाएगा उसको एक परफेक्ट नंबर दिया जाता था, जैसे कि 5000 मान लेते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि 5000, तो उसके अंडर जो है 5000 सैनिक रह सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि एग्जैक्ट जो है, सिंपल सी भाषा में कहें कि इसके अंडर कितने सैनिक रह सकते हैं, या कितने सैनिक के काबिल ये है, कितने सैनिकों को अपने अंडर रख सकता है, तो उसी को हम लोग जात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जात कह सकते हैं। और सवार कहते थे कि 5000 सैनिक तो वो रख सकता है, लेकिन इसके अंडर अभी कितने सैनिक हैं। जैसे कि मान लीजिए 5000 सैनिक रख सकता है, लेकिन उसके अंडर अभी 4000 सैनिक हैं, तो इसी को हम लोग कह सकते थे सवार। हालांकि कई इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग मत दिया है। ये जो सवार हैं उसको बहुत सारे इतिहासकारों ने घुड़सवारों से रिलेट किया है, कि जितने घुड़सवार से रिलेटेड थे वे क्या होते थे? सवार कहलाते थे, और जो पैदल सैनिक होते थे वो क्या कहलाते थे? जात कहलाते थे। तो इस प्रकार से हम समझें कि मनसबदार के अंडर कितने व्यक्ति जो हैं रह सकते हैं उसको जात कहेंगे, और कितने घुड़सवार रह सकते, कितने घोड़े रखने की उसके पास क्षमता है, कितने घोड़े रखने की उसके पास एबिलिटी है, कितना उसके पास बाउंडेड है, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं सवार। ठीक है, इतना ही था इसमें। और जो है इसमें श्रेणियों के बारे में अगर कहा जाए तो इसमें जो है जात को ऊपर लिखा जाता था और सवार को नीचे लिखा जाता था। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा 2 अंक के जोड़े में लिखे होते थे, जैसे कि 5000 बाय 5000, यानी कि 5000 इसकी जात है, और इसके अंडर 5000 सवार आते हैं, 5000 घुड़सवार आते हैं, जिसकी जो है पूरी की पूरी जिम्मेदारी इसी मनसब के अंदर है। ठीक है,
अब इसमें हम लोग एक चीज और समझेंगे कि इनको अलग अलग वर्गों में भी क्या किया जाता था, विभाजित किया जाता था। क्या विभाजित किया जाता था? जो जात होती थी, जैसे 5000 इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, तो इसके अंडर जो है कितने सवार हैं, तो ये जो है इसी में वर्ग को डिवाइड किया जाता, सॉरी वर्ग को क्या किया जाता था, परिभाषित किया जाता था कि ये जो, कहने का मतलब ये जो जात है इससे रिलेट करते थे कि नीचे का जो सवार है ये इससे आधा है कि इससे कम है, या इससे आधा से भी कम है, या इसके बराबर है। तो दोस्तों आपको मैं समझा देना चाहता हूं कि ये जो जात है, यदि इसी जात के बराबर सवार भी होती थी तो इसको प्रथम वर्ग का मनसबदार कहते थे। क्या कहते थे? प्रथम वंश का, प्रथम जो है वर्ग का मनसबदार कहेंगे। और ठीक इसके विपरीत यदि मान लेते हैं कि जात यदि 5000 है और ठीक इसका आधा यानी 2500 इसकी सवार है, यानी 5000 इसकी कैपेसिटी है, लेकिन इसके पास सैनिक कितने हैं, घुड़सवार कितने हैं, 2500 हैं, तो इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये द्वितीय वर्ग में आता था, यानी ये द्वितीय वर्ग के मनसबदार आते थे। और ऐसे मनसबदार जिनके जात जो है 5000 होते थे, लेकिन इसके आधा से भी कम, जैसे कि कह सकते हैं 1000 इनके पास सवार होते थे, तो इनको तृतीय वर्ग का क्या कहते थे, मनसबदार कहते थे। यानी इस मनसबदारों को इसी कैटेगराइज्ड में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो मनसबदारों में कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि जात है 5000 और उसको दे दिया जाता था 6000 सैनिकों की क्या करो, आप देखभाली करो। तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आते थे जब राजा को बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा आता था या कोई बहुत ज़्यादा जरूरी कार्य पड़ जाता था, तो ऐसी स्थिति आती थी। तो ऐसे स्थिति को कहते थे जब जात क्या हो जाता था, कम हो जाता था, और सवार क्या हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कह सकते हैं मसरूत मनसब। क्या कहते थे? ऐसी मनसब को मसरूत मनसब। यानी कह सकते हैं ऐसा टीचर जो अपने साथ जो है 10 स्टूडेंट को पढ़ा सकता है और उसको 10 स्टूडेंट पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, तो उसको हम लोग प्रथम वर्ग के टीचर कहेंगे, यानी प्रथम वर्ग के मनसब कहेंगे। और ऐसे टीचर यानी ऐसे मनसब जिसको हम लोग यदि 10 की कैपेसिटी है और उसको हम लोग 10 ना देकर 5 स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए दे देते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय वर्ग का टीचर। तो अगर इसमें मनसबदार को हम माने तो 10 जात में यदि 5 सवार दिया जाए तो उसको द्वितीय मनसबदार कहेंगे। इसी प्रकार से यदि इसका आधा से कम हो जाए, जैसे 3, 2, 1, तो उसको तृतीय वर्ग का मनसबदार कहेंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब अगला टॉपिक अगला जो है पॉइंट आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसमें कि मनसबदारों की जो नियुक्ति होती थी वो कैसे होती थी। तो मनसबदारों की जो नियुक्ति होती थी दोस्तों वो कैसे होती थी कि मनसबदार क्या करते थे, सम्राट के पास जाने से पहले मीर बख्शी के पास जाते थे। किसके पास जाते थे? मीर बख्शी के पास जाते थे। और ये मीर बख्शी क्या करता था, सम्राट के पास इन मनसबदार के लिए जो उपयोगिता अपने आप में रखते हैं, योग्यता अपने आप में रखते हैं, वे सम्राट के पास जाते थे और सम्राट इनके उपयोगिता को और योग्यता को पहचान लेता था और उनकी योग्यता को पहचानने के बाद इनको अपॉइंट करता था एक ऑफिसर के रूप में, और उसको जो है क्या करता था, कुछ सैनिक दे देता था। सबसे पहले तो उसका एक जात तय करता था कि इसकी जात कितनी होगी। ये उच्च वर्ग का मनसबदार होगा तो इसको ज्यादा जात दिया जाएगा, और ये निम्न वर्ग का यदि मनसबदार होगा तो इसको कम जात दिया जाएगा। और इसी प्रकार से जो है इसको क्या किया जाएगा, ग्रेड में बांटा जाएगा। ये ग्रेड ए का, ग्रेड बी का या ग्रेड सी का, यानी कि उच्च, मध्य और निम्न वर्ग का है कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसकी नियुक्ति कैसे होती थी। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि यहाँ पे जो मनसबदार होते थे वो किसी भी प्रकार से वंश से रिलेटेड नहीं रखते थे। ऐसा नहीं कि कोई मनसबदार है तो उसका बेटा भी मनसबदार बनेगा, उसका बेटा को भी यही पद दिया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और हाँ, इसमें पदोन्नति दी जाती थी, यानी कह सकते हैं हम लोग प्रमोशन भी किया जाता था। तो जो अच्छा कार्य करता था, जो अपने अंडर रहने वाले सैनिकों को अच्छा तरीका से देखभाल करता था, घोड़ों की देखभाल करता था, उसकी चारागाह का अच्छा तरीका से उचित व्यवस्था करता था और सैनिक को क्या करता था, अच्छे तरीके से मेंटेन रखता था, तो उनको प्रमोशन दिया जाता था और उनके जात को बढ़ा दिया जाता था। और जात को जैसे ही बढ़ा दिया जाता था तो उनकी क्या होती थी, रेट भी बढ़ जाती थी, यानी कि इनका पेमेंट भी बढ़ जाता था, राजा इनके वेतन को बढ़ा देता था। ये जो है आपको इसमें लिखना है। लेकिन हाँ, यदि किसी जात को कम करने की भी क्या होती थी, एक प्रथा चली आ रही थी कि यदि कोई कम तरीके से, अच्छे तरीके से कार्य नहीं करता था तो उसके जात को क्या कर दिया जाता था, कम कर दिया जाता था। और उसके जो है जात को कम करने के साथ साथ उसके वेतन को भी कम कर दिया जाता था। अब अगला आप टॉपिक बनाएंगे यहाँ पे मनसबदारों की नियुक्ति के बाद। अब हम समझेंगे कि मनसबदार जो नियुक्त हो चुके थे, अब इनका कार्य क्या था, इनका काम क्या था। तो अभी आपने थोड़ा सा
पहले जो है डायग्रामेटिकली आपने समझा कि इनके काम क्या थे, सैनिक और असैनिक। ठीक है, इनके काम थे सैनिक और असैनिक काम को मतलब अच्छे तरीके से करना, इनको जो घोड़े दिए जाते हैं उनका अच्छे तरीका से देखभाल करना, इनके अंडर जो सैनिक है उनका अच्छे तरीका से देखभाल करना, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, ये सारे काम जो है मनसबदारों के थे। ठीक है, जो कि मनसबदार प्रथा को चला रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है अकबर ने क्या किया था, इसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने अंडर जो इस मनसबदारी प्रथा को चला रहा था उसको अच्छे तरीका से चलाने के लिए इसने क्या किया था, 10/20 नियम को लागू कर दिया था। 10/20 नियम क्या था कि प्रत्येक 10 सैनिक के अंडर 20 घोड़े होंगे। क्या होंगे, प्रत्येक 10 सैनिक के अंदर 20 घोड़े होंगे और कम से कम 10 सैनिक हर एक मनसब को मिलना ही चाहिए। यानी सबसे कम अगर आंकड़ा देखा जाए तो 10 जात जो है किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, मनसब की होनी चाहिए, और जिसको लगभग 20 घोड़े दिए जाने चाहिए। कितने घोड़े, 20 घोड़े, ताकि जरूरत पड़ने पर क्या हो जाए, जरूरत पड़ने पर जो अच्छे घोड़े नहीं है उसका इस्तेमाल ना कर जो अच्छे घोड़े हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, और जो बुरे घोड़े हैं यानी जो कमजोर हो गए हैं उसको थोड़ा देर के लिए रेस्ट दिया जाए। इसलिए ज्यादा घोड़ों जो है इसको दिया जाता था, और ये जितने ज्यादा घोड़े दिए जाते थे उतना ज्यादा वेतन भी अलग से इनको दिया जाता था, क्योंकि 10/10 रखने का ही अधिकार इसको है। लेकिन यदि इसको 20 मिल गया तो इसके लिए अलग से खर्चा राजा इनको मनसबदारों को क्या करता था, देता था। तो आपने इस वीडियो में इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक हमने देखा कि मनसबदार क्या था, लेकिन आगे हम देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ के शासक चेंज होते हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का काल आने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ की जो मनसबदारी प्रथा थी उसमें क्या हो जाता है, मनसबदारी प्रथा में गिरावट हो जाती है। क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। तो चलिए इसको भी समझेंगे। अगला टॉपिक आप बनाएंगे मनसबदारी प्रथा में गिरावट। क्या बनाएंगे, मनसबदारी प्रथा में गिरावट। अब मनसबदारी प्रथा में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे थे, ये आपको यहाँ लिखना है। तो जहांगीर ने क्या किया था, ठीक इसके बाद इसके शासनकाल को संभालेगा अकबर के बाद जहांगीर, उसने 2 अस्पा से अस्पा नीति को अपनाया था। तो 2 अस्पा से अस्पा क्या था, अब यहां से लेकर यहां तक जो है आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां समझा देता हूं कि उसने क्या किया था। 2 अस्पा से अस्पा नीति के तहत जो है उसने क्या किया था, उसने जो है सवारों की जो है क्या की थी, संख्या को बढ़ा दिया था। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति की यानी किसी मनसब की जो ऑफिसर होता था, मान लीजिए कि उसका ग्रेड है 50, ठीक है, यानी कि 50 जात है और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सवार कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लेकिन शाहजहां ने क्या था, इसको और ज़्यादा डबल ट्रिपल तरीके से बढ़ा दिया था, जैसे 100 दे दिया था। ठीक है, अब 100 इसको दे दिया था। तो अब क्या था कि मनसबदार को ये सुविधा जो है अच्छी तरीके से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि इसकी जो वेतन थी उसको भी कम कर दिया गया था। शाहजहां ने तो इसको बढ़ा दिया, लेकिन इसके वेतन को क्या कर दिया, कम कर दिया, और जिसके कारण धीरे धीरे मनसब क्या होने लगे, कमजोर होने लगे, क्योंकि उसको वेतन ज्यादा नहीं मिलेगा और जो उसकी कैपेसिटी 50 की ही है, और उसमें क्या करेंगे 100 घोड़े अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसको टिका नहीं पाएगा। और इस प्रकार से क्या होने लगा, धीरे धीरे ये मनसबदारी प्रथा खत्म होने लगी। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कि एक और एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे जब शाहजहां का शासनकाल आया, किसका शासनकाल आया, शाहजहां का शासनकाल आया, तो उसने क्या किया था, इसने सवारों को घटाने के लिए अनुमति दे दी। अब देखिए जहांगीर ने तो बढ़ा दिया और शाहजहां ने क्या कर दिया, घटा दिया। तो घटाने पे भी नुकसान था। क्या नुकसान था कि इन्होंने ये कह दिया कि आपको यदि 50 में से 100, आपकी कैपेसिटी है 50 की, ठीक है, और आपको 100 दिए गए हैं, तो आप इसको घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको आप अपनी मर्जी से घटा सकते हैं। तो आप इसको 50 कर दीजिए। लेकिन आप जब इसको 50 कीजिएगा तो एक चीज जो है इसमें क्या थी, एक बुराई इसने कर दिया था कि वो समय पर इनको वेतन नहीं देता था। जो ऐसा काम कर दिया उसको समय पर वेतन नहीं मिला, 6 महीना में, 1 साल में मिलता था, और 6 महीना 1 साल में जो वेतन मिलता था वो भी बहुत कम वेतन मिलता था, जिसके कारण ये अपने घुड़सवारों के अच्छे तरीक़ा से देखभाल नहीं कर पाते थे। और ये जो मनसबदारी प्रथा है धीरे धीरे क्या होने लगी, कमज़ोर होने लगी, क्योंकि इनको अच्छा तरीक़ा से वेतन नहीं मिलने लगा, और अच्छा वेतन ना मिलने के कारण ये अच्छा तरीक़ा से अपने सैनिकों का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। तो इसी को आप यहाँ पर लिखिए। ठीक, इसके बाद जो है दोस्तों आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको इसी वीडियो में जागीरदारी प्रथा को भी मैं समझाऊंगा। तो इस टॉपिक में जागीरदारी प्रथा है जिसको मैं लास्ट के लिए रखता हूं, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे लास्ट में। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक बनाएंगे
और जागीरदारी प्रथा को आपको इस टॉपिक में डील नहीं करना, हालांकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के गेस्ट पेपर में ये दे दिया गया है। तो क्या क्या दे देता है गेस्ट पेपर, ये तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इसको आपको इसमें डील नहीं करना है। हालांकि जागीरदारी प्रथा जो है आपको मैं इस वीडियो को खत्म करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक आपने समझा कि किस प्रकार से अकबर ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए अलग अलग ऑफिसरों को चुना और इन्हीं ऑफिसरों को मनसब कहा गया, यानी कि इनको एक पद दिया गया। और ये क्या करते थे, इस शासक के यानी अकबर के शासन काल में क्या करते थे, यहाँ के सैनिकों को संभालते थे, सैनिकों की अच्छा व्यवस्था करते थे, घुड़सवारों को संभालते थे और इनको जो है जात से क्या किया जाता था, डिफाइन किया जाता था। जितना ज्यादा जात उतनी ज्यादा पैसा। तो इतना जो है आपने समझा और यही था मनसबदारी प्रथा। तो चलिए अब इसके सबसे लास्ट के पॉइंट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप बनाएंगे अगला पॉइंट मूल्यांकन, यानी कि आपने इसका लाभ और गुण और दोष क्या क्या देखा। तो मूल्यांकन में आप इसका लिखिएगा कि मनसबदारी प्रथा के गुण भी हैं और दोष भी हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने, कुछ इतिहासकारों ने गुण को बताया है, कुछ इतिहासकारों ने दोष को बताया है, लेकिन इस व्यवस्था के क्या थे, बहुत से ज्यादा क्या थे, लाभ थे। तो लाभ में आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले तो इस साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसमें एक रूपता आया, यानी कि इसमें अलग अलग साम्राज्य के लोगों को, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को, राजपूताना को, मराठों को, ईरानों को, सबको मिलाकर जो है अलग अलग होने से बचाया गया और उसको एक रूप में क्या कर दिया गया, संवारा गया। इसके बाद है राजनीतिक एकीकरण, यानी राजनीति चलाने का जो एकीकरण था वो भी संभव हुआ। यदि अगर आप देखें कि मराठा यदि अलग राज्य रखते हैं और ईरानी अगर अलग राज्य रखते हैं, राजपूत अलग राज्य रखते हैं, मुगलों का अलग राज्य होता है, तो क्या होता है, हमेशा टकरार होते रहता है, तो ये खंडित होकर टूट जाती। तो इसमें क्या हुआ, राजनीति में एकता आई मनसबदारी प्रथा आने के बाद। इसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे जनजातीय, कबीलाए, क्षेत्रीय भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाया गया, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में यदि अलग अलग लोग काम करते तो इस प्रकार से इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती, तो इनकी भावनाएं भी बच पाई। इसके अलावा जाति संप्रदाय के आधार पर इसमें लड़ाइयां होने से बच गई, ठीक है। यानी कि ये क्या करते थे, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी थे और एकजुट होकर क्या करते थे, काम करते थे। इसके अलावा इनके अंदर स्वामी भक्ति की भावना भी जागृत हुई, क्योंकि ये जो है अकबर के अंडर रहकर काम कर रहे थे, ठीक। इसके बाद जो है एक चीज और हमने देखा कि मनसबदारी का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, क्योंकि जो शासकों का जो पद है वो तो वंशानुगत था ना, कि पिता का, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। तो ये शासकों का जो था वंशानुगत था, लेकिन मनसबदारों को जो प्रथा थी उसमें वंशानुगत नहीं था, इनका बेटा मनसब नहीं बन सकता था। और इसमें एक चीज और थी कि जिसमें योग्यता होता था और जिसमें क्षमता होती थी उसी को मनसब की क्या दी जाती थी, पद दी जाती थी। तो इतनी सारी चीजें इसकी लाभ में आप लिखिएगा और इतनी सारी चीजें इसमें इसके गुण में आप लिखिएगा। अब जो है आप इसके दोष को भी बताएंगे, क्योंकि हेड और टेल एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से गुण और दोष एक सिस्टम के दो पहलू होते हैं। तो इसमें जो दोष आपको बताना है, तो सबसे पहले एक दोष बताना है कि एकता को सूत्र में जो है इनको बांधे रखना बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि यदि शासक अच्छा नहीं होता, जैसे कि हमने भी एग्जाम्पल देकर समझा था जहांगीर और शाहजहां के बारे में, तो वो शासक यदि अच्छा नहीं होते, सम्राट यदि शक्तिशाली नहीं होंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये एकता के सूत्र में नहीं बनेंगे, आपस में ही लड़ झगड़ लेंगे। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रशासन की एकाग्रता खत्म हो जाएगी, भंग हो जाएगी और साम्राज्य का पतन हो जाएगा। और यही कारण हुआ कि लास्ट में औरंगजेब के काल तक आते आते साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया और बहादुर शाह द्वितीय के अंत के बाद जो है इसका साम्राज्य का पूरा पतन हो जाता है। तो इसके अगले पॉइंट आप बनाएंगे, जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है आपका निष्कर्ष। क्या है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखिएगा, निष्कर्ष में आपको यह समझ में आया कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो मुगल साम्राज्य के लिए अत्यंत क्या थी, उपयोगी सिद्ध हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हालांकि जो है इस व्यवस्था के अच्छी तरीका से देखभाल नहीं की गई, इसमें जो है अच्छे तरीका से सुविधा नहीं दिए गए, जिसके कारण ये धीरे धीरे व्यवस्था कमजोर पड़ी, तो साम्राज्य को बनाना संभव नहीं रहा, ये असंभव हो गया। इतना ही आपको इस वीडियो में बनाना है, ठीक है। तो मनसबदारी प्रथा आपकी खत्म हो गई। अब हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे जागीरदारी प्रथा, ठीक है। तो इससे पहले आप सेमेस्टर 4 की बात करते हैं, थोड़ा सा किसकी बात करते हैं, सेमेस्टर 4 की। आप इस वीडियो को 2 मिनट ही देखें, जागीरदारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं, क्योंकि जागीरदारी से रिलेटेड अलग टॉपिक आपको पढ़ा सकता था, लेकिन इसी में समझ लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो सेमेस्टर 4 में आपने देखा था जिसमें दिल्ली सल्तनत को आपने पढ़ा था, तो दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा होगा इक्तादारी व्यवस्था,
व्यवस्था। क्या था? इक्तादारी व्यवस्था। तो इक्ता क्या था दोस्तों? इक्ता था कि कोई ऐसा क्षेत्र, कहने का मतलब है कोई ऐसा भूभाग, जैसे कोई क्षेत्र जो किसी व्यक्ति को दे दिया जाता था उसके वेतन के बदले, उसको इक्ता कहते थे। और ठीक उसी का नाम बदल जाता है किसमें? हमारे मुगल साम्राज्य में। तो इक्तादारी प्रथा के जैसा ही जागीरदारी प्रथा थी। और जागीरदारों में क्या थी कि जो मनसब यहाँ पे काम करते थे, जिन मनसबों को क्या किया था अकबर ने अपॉइंट किया था, उनको ऑफिसर के रूप में लाया था, तो उसको क्या करता था, वेतन के जगह में, पैसा देने के जगह में क्या करता था, उन मनसबदारों को कुछ भूभाग जो है इनको दे देता था। जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए आप समझिए कि ये जो है, इसमें जो है अकबर का शासनकाल है। तो अकेला अकबर तो पुष्पा तो नहीं बन जाएगा कि पूरा साम्राज्य यही इसी को हो जाएगा और यही अकेले जो है इस पूरे साम्राज्य को चला देगा, बिल्कुल नहीं। मनसबदार को लिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, बहुत सारे मनसबदार को अपॉइंट किया, अपने अंडर मनसबदारों की क्या की, ऑफिसर तैयार की। और इन मनसबदारों को पैसा देने के जगह में क्या करता था, जमीन के कुछ टुकड़े, यानी कि जमीन के कुछ हिस्से, जैसे राजस्थान के कुछ हिस्से इसको दे दिया, गुजरात के कुछ हिस्से इसको दे दिया। तो ये जो जमीन इनको दे रहा है इनके वेतन के बदले में, यही जागीर कहलाई। और इसी प्रथा को हम लोग कहेंगे जागीरदारी प्रथा। तो सिंपल था ना दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया कि जागीरदारी प्रथा क्या थी। अब जागीर जो थी, इसमें एक चीज और आप समझिएगा कि जितना ज्यादा मनसबदार का ज्यादा वैल्यू होगा, जितना ज्यादा जात होगा, उतना ही बड़ा इसको क्या कर दी जाएगी, जागीर दी जाएगी। और जो है ये क्या था, जागीर से ये काम कैसे ले सकते थे, वेतन कैसे मिल सकता था, कि जैसे जो जागीर है अब ये अकबर के अंडर में है, तो यहाँ के लोगों से जो भी कर मिलेगा वो किसको जाएगा, मनसबदार को जाएगा। हालांकि कुछ कर ये अकबर को भी दे सकता है, यानी कि अपने शासक को भी दे सकता है। बस इतना ही में था आपका जागीरदारी प्रथा, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं समझना है। मिलते हैं आगे के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कनेक्ट कर लें। ठीक है, थैंक यू।